कुछ दिन पहले सितंबर 2022 प्रधानमंत्री मोदी नेताजी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। अब नफरत देखिए सनातन से, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ। 100 से ज्यादा बुद्धिजीवी, एकेडमिक्स, राइटर, लॉयर्स राष्ट्रपति कोविंद को लिखते हैं कि इंडिया गेट पर सुभाष बोस का परमानेंट स्टैचू नहीं लगना चाहिए। मोदी को एक फासिस्ट बताते हैं, सुभाष बोस को नाजीवादी और मोदी को दूसरा हिटलर का नाम देते हैं। देखो, जो मुगलों से लड़ा उन्हें इतिहास से गायब कर दिया और अंग्रेजों से लड़ाई केवल और केवल गांधी तक सीमित कर दी। तिलक एक्सट्रीमिस्ट हो गए, श्री औरबिंदु फार राइट विंग बन गए, सावरकर अंग्रेजों के गुलाम, बोस नाजीवादी और आजाद भारत में इन सब की बात करने वाला फासिस्ट, हिंदूवादी, हिंदू राइट इंटॉलरेंट एक्सट्रीमिस्ट बन गया। मुझे पता है इस वीडियो के साथ क्या होगा, क्योंकि मेरा एक एक शब्द जितने भी सूडो सेकुलर, लिबरल, एंटी हिंदू तो एंटी सनातन, एंटी नेशन, एंटी भारत है, उनकी छाती को चीरता हुआ हर एक सनातनी के खून में ऐसी धारा प्रवाह पैदा करेगा जो अपने अंदर उस सुभाष बोस को खोजेगा जिसने इस राष्ट्र और सनातन की अस्मिता के लिए एक ऐसी सेना तैयार करी जिसकी वजह से ये देश आजाद और इस आजाद भारत में एक सनातनी स्वाभिमान से जी रहा है। आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। अप्रैल 1921 लंदन। 24 साल का लड़का एक लेटर लिखता है कि इंडियन सिविल सर्विस सिलेक्शन से मेरा नाम हटा दो। वो लड़का लंदन से भारत आते ही सीधा गांधी जी से मिलता है और 3 सवाल पूछता है। उनमें से एक साफ और स्पष्ट शब्दों में कि क्या हम आपके तरीके से 1 साल के भीतर स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। लड़का गांधी जी के जवाब से संतुष्ट नहीं था, फिर भी कांग्रेस के साथ जुड़कर स्वराज की लड़ाई में लग गया। सुभाष चंद्र बोस नाम था उसका। अब इस नाम का कद इतना ऊंचा हो चुका था कि 1938 में बोस नेहरू को पीछे छोड़कर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस दोबारा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, लेकिन बोस लड़े और फिर जीते। इस जीत को गांधी जी ने अपनी निजी हार बताया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जिस हवा में मैं सांस ले रहा हूँ उसमें मुझे हिंसा की गंध आ रही है। बोस प्रेसिडेंट जरूर थे, लेकिन कांग्रेस के सारे बड़े नेता बोस के खिलाफ थे और इन्हीं सब की वजह से बोस 29 अप्रैल 1939 को प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर देते हैं। तभी 1939 में ही जर्मनी पोलैंड पर हमला कर देता है। सुभाष बोस चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ सिविल डिसओबीडियंस का सबसे सही समय है, लेकिन नेहरू जी इस युद्ध पर अंग्रेजों से उनकी राय जानना चाहते थे। इसके जवाब में बोस ने कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार के वो तलवे चाटने की आदत हो गई है जिससे वो हमें लात मारते हैं। इस बात से गुस्सा होकर नेहरू जी ने कहा कि द बॉस इज गोइंग टू इनटू पीसेस और उन्होंने अपने आप को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर लिया। इसके बाद 1940 में बोस भारत छोड़ देते हैं और नाजी सरकार से मदद लेने जर्मनी पहुंच जाते हैं। बोस ने भारत क्यों छोड़ा और लगभग पूरी कांग्रेस बोस के खिलाफ क्यों थी, अब मैं इस देश के सारे बुद्धिजीवियों का दोगलापन उतारता हूं। अगर आप सनातनी हैं और आपको अपनी आस्था पर विश्वास है, लेकिन आपको इन सब चीजों से दूर रखा गया है या किन्हीं कारणों की वजह से आप अपने संस्कृति के बारे में, देवी देवताओं और उनके मंत्रों से वंचित रहे हैं, तो आपके पास एक अद्भुत मौका है इन सब को जानने का। अब आप अपने मोबाइल से ही आस्था और धर्म का काम कर सकते हैं। यह संभव कर दिखाया है श्री मंदिर ऐप ने। यह ऐप आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां आप अपना डिजिटल मंदिर बनाकर अपने इष्ट देवी देवताओं को स्थापित कर प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस श्री मंदिर ऐप में आपको आध्यात्मिक भजन, पंचांग, चालीसा और पुराण भी मिल जाएंगे और इन मंत्रों को आप केवल सुनी नहीं बल्कि पढ़कर आसानी से याद भी कर सकते हैं। श्री मंदिर के संगम में आपको महाकाव्य जैसे गीता, विष्णु पुराण, महाभारत, संपूर्ण रामायण आदि की वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही आपको सभी प्रकार के मंत्र, पंचांग, सुमुहूर्त और राशिफल जैसे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, जिससे आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कोई भी शुभ काम पूरा या शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप सनातनी हैं और सही मायने में सनातन ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार श्री मंदिर ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है। बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने से पहले 4 साल
साल 1933 से 1936 यूरोप दौरे पर थे। वहां उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए हर संभव मदद पैदा करने की कोशिश करी। उनका मानना था कि जो भी ब्रिटिश सरकार का दुश्मन है वो भारत का फ्रेंड और एक अलाई है। इसी वजह से बोस ने एक्सिस पावर, इटली, जर्मनी और जापान का समर्थन मांगा। बोस अपने शब्द और मिशन को लेकर स्पष्ट थे। वो किसी व्यक्ति या विचारधारा के समर्थक नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने हिटलर के मुंह पर उसके अधिकारी को बोला कि अपने नेता को बता दो कि मेरा जीवन राजनीति में ही बीता है, मुझे किसी से कोई सलाह की जरूरत नहीं है। चूंकि बोस हिटलर से मिले इसलिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और वर्ल्ड मीडिया बोस को एक फासिस्ट और नाजीवादी बताने लगी और यही लोग आज नेल्सन मंडेला को एक वैश्विक हीरो मानते हैं। नेल्सन मंडेला यासीन अराफात से मिले, गद्दाफी से मिले, फाइडल कैस्ट्रो से मिले और उनकी मदद से लड़े और जीते। और जब दुनिया की मीडिया ने उनसे पूछा कि आप इन तानाशाह दुश्मनों से क्यों मिले तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन हो। जो भी देश हमारी लड़ाई में हमारे साथ होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल यही शब्द सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, लेकिन वो दुनिया के लिए नाजीवादी और फासिस्ट हो गया और नेल्सन मंडेला एक वर्ल्ड हीरो। क्योंकि हमारे अहिंसावादी नायक गांधी जी और भावी प्रधानमंत्री नेहरू मिसोलिनी और हिटलर को पसंद नहीं करते थे। यही सब कारणों की वजह से बोस और कांग्रेस में मनभेद हुए। बोस को प्रेसिडेंट पद से रिजाइन करना पड़ा और बाद में आजादी की नई क्रांति आजाद हिंद फौज के लिए भारत छोड़ जर्मनी पहुंच गए। बोस ने अपने दम पर एक ऐसी सेना का गठन किया जो हथियार चलाने में निपुण थी। सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज विश्व युद्ध में जापान की साइड से लड़ी। युद्ध में जापान हार गया और कई कारणों की वजह से आजाद हिंद फौज भी अपने मिशन में नाकाम रही। अगस्त 1945 को सुभाष बोस की मृत्यु की खबर आई और अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बंधक बना लिया। रेड फोर्ट ट्रायल्स में ब्रिटिश सरकार ने आईएनए के सैनिकों को इतना बेइज्जत और अपमानित करा। इस घटना ने भारत के लोगों को एक अलग ही भाव से जोड़ दिया। लोग इकट्ठा होने लगे। आजाद हिंद फौज के सैनिक अचानक से पूरे देश के लिए हीरो बन गए। सैनिकों के परिवार के लिए लोग पैसा जुटाने लगे, मानो देश में एक नई क्रांति का माहौल बन गया हो। इस जन सैलाब को देखते हुए कांग्रेस, जो अभी तक आजाद हिंद फौज पर चुप थी, इसे अपने जीत के अवसर में देखने लगी। 1945 और 46 के चुनाव के लिए नेहरू को यह सबसे सही मौका लगा। नेहरू ने अपनी जनसभाओं में बोला कि हम सैनिकों के देश प्रेम पर शक नहीं करते, लेकिन वो भटके हुए सैनिक थे, उन्हें गुमराह किया गया था। इधर आजाद हिंद फौज डे नाम से पूरे देश में रैलियां निकाली गई और अंग्रेजों के खिलाफ जंग भड़क गई। पहली बार किसी क्रांति से अंग्रेज इतना घबरा गए कि वो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस बार गांव-गांव लोगों पर हथियार थे। उन हथियारों को चलाने वाले ट्रेंड सैनिक थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों का समर्थन था और रॉयल इंडियन नेवी भी विद्रोह पर उतर गई। अब अंग्रेज भारत में पहली बार डर महसूस कर रहे थे और ठीक एक साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़ भाग लिए और आजादी के नायक महात्मा गांधी और नेहरू बन गए। आजाद भारत में सुभाष चंद्र बोस नाजीवादी और उनकी बात करने वाला एक फासिस्ट हिंदूवादी हो गया। बोस केवल इतिहास बताने के लिए नहीं है। कभी जिंदगी में राष्ट्र हित में लड़ो या सनातन अस्मिता को बचाने की बात आए और अपने आप को अकेला खड़ा पाओ तो याद रखना सुभाष बोस अकेला था। भारत से बाहर था, लेकिन फिर भी अपने अकेले के दम पर ऐसी वैचारिक सेना तैयार करी कि बोस मर गया, लेकिन उस विचार ने भारत को आजादी दिला दी। आज सनातन फिर से उसी स्वाभिमानी क्रांतिकारी हिंदुत्व विचार को खोज रहा है और ये दायित्व किसी एक खास विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है। यह इतिहास हर एक सनातनी हिंदू की आहुति मांगता है। अब समय मात्र केवल खून से नहीं, व्यवहार से सनातनी बनने का है। सनातन जागृति के इस यज्ञ में आपकी आहुति, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगभग हमारा हर एक काम टारगेट हो रहा है, लेकिन उसे बताने के लिए अभी सही समय नहीं है। फिलहाल मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज़्यादा ताकत मिलेगी अपनों के लिए लड़ने में। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय